तौर से विवेक जी की मैं बात करूं तो बहुत विनम्रता से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और जब तक उनको प्राप्त करना था उसको प्राप्त करने के पहले वो रुके नहीं। सबसे पहले विवेक जी मैं आप ही की तरफ आता हूं। मुझे बताइए कि इस ज़िले को जो राजधानी से करीब करीब 350 किलोमीटर है, किस तरह की विकास से जुड़ी हुई चुनौतियों को भी आपने देखा है और एक अधिकारी के नाते बहुत करीब से आपने ये भी जाना है कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो जनता हो चाहे वो तंत्र हो। अपनी मर्यादा के भीतर जिन बातों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारी अपेक्षा होगी कि आप उनका उल्लेख यहाँ करेंगे। जी शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और एसपी साहब को आपने इतना बढ़िया मंच दिया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। सबसे पहला बिंदु आपका ये था कि जो हमारा जिला है राजधानी से 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरा मानना ये है कि विकास, चूंकि सारी की सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें वीसी के माध्यम से होती हैं और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं भी आजकल ऑनलाइन ही मतलब संचालित भी होती हैं, मॉनिटर भी होती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस बिंदु का रहना कि 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे विकास उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुँचता है जो भोपाल और उसके आसपास के जिलों में पहुँचता है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये जो बिंदु है ये सही नहीं रहेगा। बालाघाट जिले की कुछ अपनी समस्याएं हैं। यहाँ का करीब आपका 35 to 40% ऑफ द एरिया फॉरेस्टेड एरिया है, नक्सलिज्म से भी प्रभावित है हमारा जिला। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याएं ही हम लोगों को अवसर भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ की टीम हमारी बहुत ही ऊर्जावान है, हमारे कलेक्टर साहब से लेके हमारे पंचायत और वहाँ के जितने पदाधिकारी हैं। तो समस्याओं का समाधान सबसे पहले, यदि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, समस्याओं से रूबरू होंगे, तो उसका समाधान अपने आप ही लोगों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से हो जाता है। बालाघाट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे माइनिंग बहुत है, तो उसके कारण फंड का फ्लो भी बहुत है। बालाघाट के पहले भी मैं 2-3 जिलों में रहा हूं, तो बालाघाट शहर का जितना बढ़िया विकास हुआ है उसकी तुलना में धार, शाजापुर या फिर विदिशा जैसे जिले जो कि भोपाल या फिर इंदौर के ज्यादा पास हैं, उनका उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, मेरा जितना अनुभव है। तो बालाघाट के लोग बहुत अच्छे हैं और फिर यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। हम लोग का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि बालाघाट के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो देखिए कितनी एक उम्मीद की बात निकल कर आई है कि बालाघाट का डेवलपमेंट विवेक जी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं अगर उनसे तुलना करें, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है लेकिन प्रतिस्पर्धा है भी, तो बालाघाट कहीं पीछे खड़ा नहीं होता। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि चुनौतियां हैं तो चुनौतियां ही संभावनाओं को जन्म देती हैं, क्योंकि ये हमने देखा भी है कि बालाघाट और इसके आसपास जो वन संसाधन हैं ये अगर कहीं चुनौती बनते हैं तो ये अवसरों की भी ढेर सारी संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। समीर जी, आप किस तरह से देखते हैं? पहले लॉ एंड ऑर्डर पर तो मैं दूसरे सवाल के साथ आऊँगा, लेकिन आप भी एक युवा ऑफिसर के नाते क्या देखते हैं कि बालाघाट किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आगे आपको किस तरह की चीज़ें दिखती हैं जिनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है और जिनको लेकर सोसाइटी, सिस्टम और जनप्रतिनिधि और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका सबको मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ना? थैंक यू बंसल न्यूज़ का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे लगता है विवेक ने बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया इस चीज़ को कि हम लोग बालाघाट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थिंग्स ऐसे क्षेत्र जिसमें अपने को फोकस करने की आवश्यकता है।
बालाघाट में अगर कोई एक समस्या है जो जिसके इर्द गिर्द पूरा डेवलपमेंट का मॉडल घूमता है, तो मेरा मानना है कि वो नक्सल समस्या है। आज के डेट में बालाघाट पूरे देश के 25 सबसे मोस्ट अफेक्टेड नक्सल प्रभावित ज़िलों में से एक है, 25 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, जागरूक है, और इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि बालाघाट की जो नक्सल समस्या है उस पर इमीडिएट और शार्प फोकस होने की ज़रूरत है। तो जैसा मैं बता रहा था, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके चारों तरफ हमारा डेवलपमेंट मॉडल इन जनरल रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें, मतलब मॉडल के अलग अलग डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग मोबाइल या रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट मल्टीफोल्ड इंक्रीज होता है, बट अगेन कनेक्टिविटी कई बार इम्पैक्ट हो जाती है क्योंकि नक्सल मूवमेंट होता है और इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट का जो मॉडल हम लोग जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, आई थिंक बालाघाट से अच्छा मॉडल जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है वो और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर, जब ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, यहाँ का ट्राइबल कल्चर मुझे लगता है वन ऑफ द रिचेस्ट ट्राइबल कल्चर्स है। मध्य प्रदेश के बैगाज पर, चूँकि मेरा ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैंने काफ़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। वेरी रेलविन और उनकी पूरी टीम के द्वारा बैगाज पे यहाँ पे बहुत डिटेल रिसर्च की गई है। तो और हम लोग आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का जो ग्लोबल मॉडल है वो भी अब ट्राइबल कल्चर्स को इंक्लूड करते हुए बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को देखेंगे कि उनकी जो ट्राइबल कल्चर्स की जो विशेषताएं हैं, दैट इज़ नाउ बिकमिंग ग्लोबल। आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो डेफिनेटली ट्राइबल कल्चर के इंक्लूसिवनेस को लेकर तो है ही मॉडल। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो आपका पॉइंट है, चूँकि मैं उज्जैन में भी रहा, ग्वालियर में भी रहा, और कुछ बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के एंगल को देखने के बाद यहाँ पर तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं है इन द कन्वेंशनल सेंस। बट पुलिस और पुलिस के जवानों का, अगर मैं मतलब पुलिस एक जनरल टर्म है, अगर मैं उसको हॉक फोर्स, अपने एसएएफ के जवान, जिला पुलिस बल, सभी लोग जो एंटी नक्सल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, उनको अगर एक बालाघाट पुलिस के संज्ञा से अगर बताऊं मैं, तो बालाघाट पुलिस का एक बहुत बड़ा समय नक्सल विरोधी गतिविधियों में को मतलब उसमें अपना फोकस रहता है, जो कि बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने बताया अभी। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और समीर जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, ख़ासतौर से यहाँ अगर बालाघाट की हम ट्राइबल कल्चर की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से परिचित हों या ना हों कि दुनिया में व्यक्ति इस समय जो टूरिस्ट है वो दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, और अगर ये संस्कृति ट्राइबल है तो उसका उत्सुकता का स्तर बढ़ जाता है कि वो आदिवासी जनजातियाँ जो सदियों से अपनी परंपराओं को सहेज कर आगे बढ़ रही हैं, उनका खान पान, उनकी तमाम चीज़ें। विवेक जी, क्या यहाँ जो आदिवासी युवा हैं, अगर वो काम चलाओ अंग्रेजी भी अच्छी सीख लें और दूर दराज के बालाघाट के अपने गांव में स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मुंबई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वहाँ से आने वाले टूरिस्ट को ले जाएं और बताएं कि ये हमारा इंडिजिनस फूड है, इसको खाने से ये इम्यूनिटी लेवल मिलता है, तो ये मुझे लगता है एक बुटीक टूरिज्म जिसको कहा जाता है टूरिज्म की जुबान में, क्या ऐसी भी किसी चीज की तरफ बढ़ने का ये सही वक्त है? यदि मैं आपके सवाल को सही से समझ पाया हूं तो आप बालाघाट की संस्कृति, फिर यहाँ के जो
अपने लोकल जो कल्चर्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा हमसे जानना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले अभी रिसेंटली भोपाल की एक फर्म है उसको एंगेज किया है, इंटैक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी से भी एफिलिएटेड है। तो ये फर्म को जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया है उसका काम ये है कि बालाघाट में जितने भी यहाँ के लोकल कल्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट हैं या फिर अपने वर्शिपिंग आइडल्स हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसको डॉक्यूमेंट करे। बालाघाट में अभी तक एक चीज जो मिसिंग रही है अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अपना डॉक्यूमेंटेशन। यदि आप बैगा हाट को भी गूगल सर्च करिएगा तो बैगा हाट आपको गूगल पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये एक हम लोग के साइड से प्रयास रहा है, और आपका जो बिंदु रहा है कि यदि यहाँ के जो लोकल युवा है, ट्राइबल युवक हैं, वो थोड़ी सी अंग्रेजी सीखे, अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करें, और फिर यदि विदेश से लोग आ रहे हैं उन लोगों के साथ में इंटरैक्ट करें, उन लोगों को बताएं, तो नो डाउट ये बालाघाट के डेवलपमेंट में वन ऑफ द गोल्डन पेज होगा। और फिर उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्किल से रिलेटेड 2.5 CR का एक हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है। उसमें हम लोगों की मंशा यही है कि वहां पे बैगा, बहियर, बिरसा के आसपास के जो युवक हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम लोग वहीं पे ट्रेन करें, और जो भी वहां की लोकल जो अपनी आवश्यकता है, रिजॉर्ट्स की हो गई या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गई, तो फिर वो सारी की सारी आवश्यकताएं कोई भी व्यक्ति बाहर से आके पूरा नहीं करे, वहीं के लोकल करें, ताकि यहाँ के साधन संसाधन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको हो सके। और ये आप आने वाले अगले 1 साल 1.5 साल में इसको जरूर देखेंगे कि मतलब नो डाउट अभी भी बहुत सारे लोकल युवक जो हैं एंगेज हैं इन सारी एक्टिविटीज में, लेकिन आने वाले समय में आप इसकी संख्या, इसका प्रोपोर्शन उसको ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी फोकस इस पे डीएमएफ के जो फंड्स हैं उसको भी हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बालाघाट का आने वाला भविष्य बालाघाट के लोकल युवकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उज्जवल रहेगा, उनको यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, नहीं जानते होंगे कुछ लोग, तो शायद उनके लिए ये खबर है कि मध्य प्रदेश में कॉफ़ी के बागान हैं बैतूल के पास, कुकरू खामला में, और करीब 150 हेक्टेयर में एक ब्रिटिश महिला ने अर्ली 1940-42 के आसपास उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये बहुत ही फर्टाइल कॉफ़ी के बागान हैं और बड़ी अच्छी कॉफ़ी वहाँ बनती है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट की आबो हवा इतनी बढ़िया है कि मुझे लगता है कि कॉफ़ी के बागान भी यहाँ हो सकते हैं, चेरी भी यहाँ उगाई जा सकती है, ताइवानी अमरूद भी हो सकता है, जिसमें अभी मालवा लीड इसलिए ले रहा है कि वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी है, समझ भी है, और वहाँ का कृषक उन्नत कृषक है और वो अपना ओरिएंटेशन इन चीज़ों पर रखता है। लेकिन यहाँ जो युवा उद्यमी हैं, ये उनकी पहल का विषय है कि क्या यहाँ कॉफ़ी के बागान नहीं हो सकते हैं। अगर जो टाइगर देखने आपके पास 60 किलोमीटर दूर कान्हा जा रहा है, वो कॉफ़ी के बागान देखने आएगा। मैंने भी जब बैतूल में पहली बार कुकरू खामला में कॉफ़ी के उन बागान को देखा, तो मैं भी हतप्रभ था कि इसके लिए ऊटी जाता मैं या आसाम जाता, लेकिन मेरे अपने ही मध्य प्रदेश में कॉफ़ी के बागान हैं। और ताइवानी अमरूद जब मैंने रतलाम में देखा, जो 15 दिन खराब नहीं होता है, वो काफ़ी बड़े साइज का होता है, लेकिन 15 दिन तक आप उसको बिना फ्रिज के भी प्रिजर्व रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की नवाचारी प्रयोगों की ज़रूरत है। आपने जैसा बताया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 25 मोस्ट अफेक्टेड ज़िलों में से एक है। ये अच्छी बात है कि ये सारे जो सघन नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, ये इंटेंस हैं और भीतर हैं, जैसा कि होता ही है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मनोवैज्ञानिक भय जैसा हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं? कई बार दिल्ली के मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बहुत वाकफियत जिनकी नहीं है, वो कहते हैं क्या रायपुर में भी नक्सली मिलते हैं क्या? तो बालाघाट को लेकर भी कोई इस तरह का परसेप्शन तो नहीं है कि बालाघाट में आते ही यहाँ कहीं आपको नक्सली मिलेंगे, या नक्सली काफ़ी एक्टिव हैं इस पूरे इलाके में? जी हाँ, अब ये परसेप्शन तो आई एम नॉट श्योर कि वाकई में है कि नहीं, बट
इनफैक्ट मैंने इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट लोगों का देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक हाइप क्रिएटेड है और बालाघाट में ऐसा कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर आपको डेटा मैं बताऊं तो पिछले 3 सालों में 2019 से लेकर अभी तक हमने 1,37,00,000 रुपए के इनामी नक्सलियों को, टोटल 10 नक्सली हैं जिसको हमने मार गिराया है, और 60 लाख से ऊपर के 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया जिंदा। अभी रिसेंट जो एनकाउंटर हुआ था बालाघाट में अभी 20 जून को, उसमें हमने 60 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों को मार गिराया। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। और जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अगर बालाघाट आता है तो उसको आने के बाद ही यहाँ की धरातल की सच्चाई पता चलती है। हम लोग को, पुलिस को जल्दी पता चलती है क्योंकि हम लोग को उन्हीं क्षेत्रों में काम करना है। और ये बात मैं काफ़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बालाघाट पुलिस की हर इकाई, चाहे वो हॉक फोर्स हो, हॉक फोर्स तो एक्सेप्शनल काम कर रही है, आप सभी को पता है। अभी रिसेंट में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो हॉक फोर्स की एक काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जिसमें नक्सल अलाउंस की बात थी, तो उसको स्वीकृत किया गया, जिससे हॉक फोर्स में अभी रिकॉर्ड एंट्रीज की भर्ती हुई है। तो डेफिनेटली एक एलीट इकाई है हॉक फोर्स, और उसमें आवश्यकता भी है कि वहाँ के लोग मोटिवेटेड रहें, क्योंकि बिल्कुल सुदूर जंगलों के ऐसे कैंप्स में हमारे लड़के रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं है, जहाँ पे वो अपने परिवार से चाहकर भी बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन चाहिए। तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। और बालाघाट पुलिस के जो लोग हैं वो एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं इसमें, इस पूरे फील्ड में। बट कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, जो आपने डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा की थी, बालाघाट में डेवलपमेंट कैन नॉट गो विदाउट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर सकते, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग नए कैंप्स अभी खोल रहे हैं। कान्हा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने नए सिक्योरिटी कैंप्स खोले हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में और सक्सेसेस बालाघाट पुलिस को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप और हम इस बात को लेके आश्वस्त हो सकते हैं कि बालाघाट बिल्कुल सही ट्रैक पर है, और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है ये बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। अभी जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ होंगे, ख़ासतौर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो एक आग्रह मैंने सोचा है उनसे ज़रूर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक दौरा यहाँ का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल हित की बात होती ही है, होनी ही चाहिए। और सरकारें चाहे पिछली हों या मौजूदा हों, ट्राइबल कभी इग्नोर नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप ट्राइबल हार्टलैंड से जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ की बात कुछ अलग होती है। और मुझे लगता है कि ये आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शहर आपका है। तो बालाघाट में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएँ और ऐसा एक दौरा उनका प्लान हो जहाँ वो बहुत खूबसूरत कान्हा में भी कुछ समय बिताएं। और मैं तो बड़ा मुरीद हूँ बालाघाट का, क्योंकि आपके शहर की खूबसूरती हर लिहाज से मुझे बहुत लुभाती है। इसीलिए ये 3रा साल है कि यहाँ हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत संक्षेप में आप लोगों ने बड़ी डिग्निटी से अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।